नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है द न्यूज़ स्क्वायर में। और न्यूज़ स्क्वायर में आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले की और ख़ास तौर पे उधमपुर की सियासत की। हालांकि पिछले 24 घंटे में उधमपुर में जो हुआ वो तो आप लगातार सोशल मीडिया पर और अपने टेलीविज़न चैनल्स पर देख ही रहे होंगे। उधमपुर में दो जो ब्लास्ट हुए हैं वो सीधे सीधे एक टेररिस्ट एंगल है और उसकी खबरें आज पूरा दिन टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर और डिजिटल मीडिया पर चलती रही। मगर आज हम जो बात कर रहे हैं वो टेररिज्म से हटके है, वो है उधमपुर की सियासत की। उधमपुर की सियासत में भी आज एक बदलाव आया है। उधमपुर से 2 बार विधायक रहे और जाने माने फायर ब्रांड लीडर बलवंत सिंह मनकोटिया ने आज नई दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया, बीजेपी का हाथ थाम लिया। उनका बीजेपी में स्वागत किया, सदस्यता दिलाकर बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट रविंदर रैना, बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग और उनके साथ पीएमओ में मंत्री और जम्मू के उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से ही सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी थे। आज ये बात करते हैं कि क्या बलवंत सिंह मनकोटिया का फ़ायदा सियासी हिसाब से सही साबित होगा या फिर बलवंत सिंह मनकोटिया ने ये गलती की है। पहले बात करते हैं कि बलवंत सिंह मनकोटिया का जो सियासी सफ़र था वो था क्या, और बलवंत सिंह मनकोटिया जो लोग इतना ज़्यादा उन्हें नहीं जानते उनके लिए भी ये प्रोग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आखिर बलवंत सिंह मनकोटिया कितने बड़े नेता हैं, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल करियर में क्या क्या माइलस्टोन्स हासिल किए। तो बलवंत सिंह मनकोटिया की सबसे पहले बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कि आखिर बलवंत सिंह मनकोटिया कहाँ से आए, किस तरह से सियासत में आए। 2002 का चुनाव था जब जम्मू कश्मीर में उस समय भी एक बदलाव हो रहा था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को लेकर मुफ्ती मोहम्मद सैयद अलग से चुनाव लड़ रहे थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। जबकि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी, उस समय बीजेपी के 8 विधायक हुआ करते थे जब 2002 के चुनाव में जम्मू कश्मीर जा रहा था। उस समय जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी उधमपुर की 3 सीटों पर जीती थी और उसमें से एक युवा चेहरा सामने आया था 2002 में, बलवंत सिंह मनकोटिया। और उस समय बलवंत सिंह मनकोटिया के जो रनर अप थे जिनको उन्होंने हराया था वो थे बीजेपी के पवन कुमार गुप्ता, जो इस समय भी बीजेपी में हैं मगर बीच में बीजेपी छोड़ के बाहर चले गए थे। उस समय बलवंत सिंह मनकोटिया को 2002 के चुनावों में करीबन 40.38% वोट मिले थे, जबकि पवन कुमार गुप्ता को 24.10% वोट ही मिले थे। फिर 2008 तक बलवंत सिंह मनकोटिया में उधमपुर में अपना काफ़ी सारा काम किया और वहाँ के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। ना केवल सिर्फ उधमपुर में बल्कि जम्मू कश्मीर में भी बलवंत सिंह मनकोटिया को एक अच्छे नेता, एक युवा नेता के रूप में जाना जाने लगा। उन्हें कई बार असेंबली में भी एक अच्छे विधायक के तौर पे सवाल जवाब करते देखा गया। मुफ्ती मोहम्मद सैयद के साथ जब कांग्रेस ने कोalition गवर्नमेंट बनाई तो उसमें पैंथर्स पार्टी भी शामिल हुई। हालांकि उधमपुर से विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया को उस समय मंत्री पद तो नहीं मिला मगर वो सरकार में शामिल हुए। उसके बाद 2008 के जब चुनाव आए तो उस समय जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर पे जम्मू रीजन में अमरनाथ लैंड रो एजिटेशन का बहुत सा असर देखने को मिल रहा था। मगर बावजूद इसके पैंथर्स पार्टी के विधायक के रूप में बलवंत सिंह मनकोटिया 2008 में उधमपुर से दोबारा चुने गए और दोबारा उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट पवन कुमार गुप्ता को हराया। पवन कुमार गुप्ता को हराना कोई छोटी बात इसलिए नहीं थी क्योंकि पवन कुमार गुप्ता लाला शिवचरण गुप्ता के सुपुत्र थे, जो कि 1977 और उसके बाद 1996 में भी बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीते थे उधमपुर से। और उधमपुर के ही नहीं, केवल जम्मू कश्मीर के वो एक बड़े दिग्गज बीजेपी, पहले जनसंघ और उसके बाद बीजेपी के नेता हुआ करते थे। अब 2008 में जब बलवंत सिंह मनकोटिया जीत कर आए तो उसके बाद बलवंत सिंह मनकोटिया का कद और ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि ना केवल असेंबली के अंदर बल्कि असेंबली के बाहर भी बलवंत सिंह मनकोटिया के चर्चे रहे।
1992 से जम्मू यूनिवर्सिटी से बीएससी में ग्रेजुएट बलवंत सिंह मनकोटिया ना केवल एक युवा नेता थे बल्कि युवाओं के साथ उनका जुड़ाव इसलिए भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि जिस चीज़ की बात आज सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा युवा करते हैं, बलवंत सिंह मनकोटिया जब नए विधायक बन के आए तो उन सारी चीज़ों की चर्चा वो करने लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि बलवंत सिंह मनकोटिया ऐसे पहले विधायक हैं जम्मू कश्मीर में जिन्होंने 2002 में ओथ जो होती है एमएलए की वो डोगरी में ली थी और ऑन द नेम ऑफ माता वैष्णो देवी ली थी। उसके बाद ये एक ट्रेंड सेट हो गया और जम्मू कश्मीर में कई सारे विधायकों ने अपनी ओथ और उसके बाद चौधरी लाल सिंह ने संसद में जाकर भी अपनी ओथ डोगरी में ग्रहण की थी, मगर सबसे पहले ये शुरुआत बलवंत सिंह मनकोटिया ने की थी। वहीं बलवंत सिंह मनकोटिया ने असेंबली के अंदर वर्ड सेक्युलर को जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर में ऐड करवाने के लिए एक एजिटेशन किया असेंबली के अंदर, ताकि जो वर्ड सेक्युलर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे.एंड.के में ऐड हो, क्योंकि उस समय जे.एंड.के के कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड नहीं हुआ करता था और ये वर्ड केवल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में था। हालांकि 2019 अगस्त में जब जम्मू कश्मीर एक यूटी बन गया उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर में भी ये वर्ड ऐड हो गया। बड़ी बात यह थी कि 24 अगस्त 2014 को जबकि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे और उस समय श्रीनगर में असेंबली के दौरान उस समय के विधानसभा स्पीकर मुबारक गुल ने उधमपुर से विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया को मार्शल आउट करने का हुक्म दिया था। तब कारण ये था कि बलवंत सिंह मनकोटिया उमर अब्दुल्ला द्वारा एक बिल लाया गया था कि पाकिस्तान से बातचीत शुरू की जाए, उसका विरोध कर रहे थे और ये विरोध उन्होंने ना केवल असेंबली के अंदर किया बल्कि बाहर भी आकर ये विरोध उन्होंने लगातार जारी रखा। वहीं बलवंत सिंह मनकोटिया जो आज बीजेपी में आ चुके हैं, बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है। इसी बीजेपी सरकार ने जब 2019 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस को हाउस अरेस्ट करने का हुक्म दिया गया। उसमें से बलवंत सिंह मनकोटिया भी एक थे और बलवंत मनकोटिया को उस समय 2019 में 2 महीने तक हाउस अरेस्ट भी रखा गया। तो बलवंत सिंह मनकोटिया के बारे में ये थी कुछ खास बातें कि आखिर बलवंत सिंह मनकोटिया हैं क्या। बलवंत सिंह मनकोटिया एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां उनके परिवार के लोग सेना में भी रहे। उनके दादाजी मस्तराम मनकोटिया 1948 में ऑपरेशन पोलो का भी हिस्सा रहे हैं, जिसमें भारतीय सेना ने निज़ाम जो थे उस समय के उनसे हैदराबाद की स्टेट को खाली करवाकर भारतीय रिपब्लिक में शामिल करवाया था। अब बड़ी बात यह है कि आज की अगर हम बात करें कि आखिर बलवंत सिंह मनकोटिया को क्या बीजेपी में आने का फ़ायदा होगा या नुकसान, तो बड़ी बात यह है कि बलवंत सिंह मनकोटिया जिन्होंने लगातार 2 बार 2002 में और उसके बाद 2008 में अपने बीजेपी के प्रतिद्वंदी पवन कुमार गुप्ता को हराया था उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से, आज वो पवन कुमार गुप्ता भी बीजेपी में हैं। जबकि 2014 के चुनाव में पवन कुमार गुप्ता ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव जीता था उधमपुर से और उस समय बलवंत सिंह मनकोटिया जो थे वो फर्स्ट रनर अप थे। हालांकि बीजेपी के कैंडिडेट पवन खजूरिया उस समय तीसरे नंबर पर आए थे। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी 2014 के चुनावों में जो बीजेपी के कैंडिडेट थे पवन खजूरिया और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आए थे पवन गुप्ता, वो दोनों ही बीजेपी में हैं। और उसके अलावा जो तीसरे कैंडिडेट थे पैंथर्स पार्टी के कैंडिडेट के रूप में और रनर अप आए थे उस समय, फर्स्ट रनर अप थे, वो बलवंत सिंह मनकोटिया भी आज बीजेपी में आ गए हैं। तो उधमपुर में सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल भी ये होगा कि आखिर वो आने वाले चुनावों में पवन गुप्ता को कहां से टिकट देते हैं और बलवंत सिंह मनकोटिया को। मगर बलवंत सिंह मनकोटिया की अगर हम बात करें कि उन्हें इसका लाभ होगा या नुकसान होगा, तो बड़ी बात यह है कि बलवंत सिंह मनकोटिया ने जिन्होंने कि 2021 फरवरी में अपनी पेरेंट पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी छोड़ दी थी, उसका कारण ये था कि उनका पार्टी के बीच में कुछ वाद विवाद हो रहा था अपने ही कज़न और पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह से, जो अभी आम आदमी पार्टी में हैं। और आपको ये बता दें कि बलवंत सिंह मनकोटिया नेफ्यू थे, भांजे थे पार्टी के फाउंडर प्रोफेसर भीम सिंह के। उसके बाद 8 अप्रैल 2022 को यानी कि इसी साल 8 अप्रैल को बलवंत सिंह मनकोटिया दिल्ली जाते हैं और आम आदमी पार्टी का दामन थामते हैं।
अरविंद केजरीवाल के साथ, उनके साथ दिल्ली में ही। जबकि 25 सितंबर 2022 को, पिछले रविवार को, आम आदमी पार्टी से बलवंत सिंह मनकोटिया किनारा कर लेते हैं, बाहर हो जाते हैं, ये कहते हुए कि आम आदमी पार्टी के वो कभी प्राइमरी मेंबर थे ही नहीं। ये सारी जद्दोजहद के बीच में ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो कैंडिडेट जो हमेशा बीजेपी के साथ कॉन्टेस्ट करता रहा, और वो कैंडिडेट जो कभी बीजेपी से बाहर जाता रहा या बीच में आता रहा, और वो एक वीक बीजेपी का कैंडिडेट जिसको कि 2014 में नंबर 3 पे आए, पवन खजूरिया, अब वो सभी बीजेपी में आ चुके हैं। तो बड़ी बात यह है कि क्या बलवंत सिंह मनकोटिया का कद बढ़ा है या कम हुआ है। तो इसकी चर्चा में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो अभी की डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से उधमपुर की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, एक कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कर दिया गया है, जिसमें कि उधमपुर के जो बाहरी इलाके हैं, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें जो पंचैरी से कुछ लगते हुए इलाके, टिकरी के कुछ इलाके, और उधमपुर के आगे जब हम समरोली की तरफ जाते हैं उसके जो लेफ़्ट साइड के जो इलाके कुछ हैं, वो इलाके जिसमें कि अधिकतर जो इलाके हैं वो गाँव हैं, रूरल इलाके हैं, वो सभी इलाकों में अगर बलवंत सिंह मनकोटिया को टिकट वहाँ से मिलता है और उनका पहले अपना भी कुछ होल्ड है, तो बीजेपी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो डिवीज़न हुआ है, एक जगह पवन कुमार गुप्ता और एक जगह बलवंत सिंह मनकोटिया को लड़ाकर दोनों सीट्स जीत सकती है। और ऐसे में हो सकता है कि जो अपने कॉन्फिडेंट पवन कुमार खजूरिया, जो उनके एक पिछली बार के कैंडिडेट थे, शायद उनको वह टिकट ना दें, या फिर पवन कुमार गुप्ता को या पवन खजूरिया में से किसी एक को टिकट दें और बलवंत सिंह मनकोटिया को रूरल इलाके से लड़ाएं। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि बलवंत सिंह मनकोटिया का, जिनका अपना भी एक वोट बैंक, एक अपना बेस उधमपुर में है, उनके लिए ये एक अच्छी बात होगी। मगर अगर बलवंत सिंह मनकोटिया को टिकट नहीं मिलता है उधमपुर से, तो बलवंत सिंह मनकोटिया के लिए कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल करियर में एक बहुत बड़ा ये बदलाव हो जाएगा, क्योंकि बलवंत सिंह मनकोटिया का जो बेस है वो बेसिकली उधमपुर है, और उधमपुर का रूरल बेल्ट खास तौर पे है। तो कुल मिलाकर ये बात है कि बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहीं यही सोचकर बीजेपी में कदम रखा होगा या ज्वाइन किया होगा कि एक तो बीजेपी उन्हें ज़रूर एक टिकट देगी, और अगर उनको टिकट मिलता है रूरल इलाके से तो वो अपना वोट बैंक प्लस बीजेपी का वोट बैंक अगर मिलाकर वो देखें तो निश्चित है कि उन्हें जीत मिल ही जाएगी। तो कुल मिलाकर बलवंत सिंह मनकोटिया, पवन कुमार गुप्ता और पवन खजूरिया, जो तीनों नेता थे उधमपुर के बड़े माने जाने वाले, वो तीनों नेता अब एक ही पार्टी में हैं। और अब देखना ये है कि अगर चुनाव 2023 में होते हैं, यानी कि आज से 6 या 7 महीने बाद, तो तब तक कौन किस तरह से ग्राउंड बनाता है और फिर पार्टी किसको कहाँ से लड़वाती है। और दूसरी बात यह है कि अगर चुनाव डिले होते हैं तो बलवंत सिंह मनकोटिया के पास ये समय होगा कि वो अपने वोट बैंक को एक जगह इकट्ठा करें और फिर पार्टी ये डिसाइड करे कि आखिर बलवंत सिंह मनकोटिया को शहरी इलाके से उतारना है या बाहरी इलाके से। मगर कुल मिलाकर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये देखना अगले चुनावों में कि जो तीनों कैंडिडेट एक दूसरे के विरोध में लड़ा करते थे, अब उनको एक ही पार्टी के, एक ही फ्लैग के नीचे, एक ही झंडे के नीचे जो है कैंपेन करनी है। तो कुल मिलाकर वोटर जो है वो इस सारी गेम को किस तरह से बदलता है, किस तरह से समझता है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उसी पे निर्भर करेगा कि फायर ब्रांड लीडर बलवंत सिंह मनकोटिया, जिन्होंने 1 साल के अंदर ही पैंथर्स के बाद आम आदमी पार्टी और फिर आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ के देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को ज्वाइन किया है, उनका आने वाला पॉलिटिकल करियर क्या रहेगा। उम्मीद है आपको बलवंत सिंह मनकोटिया और उधमपुर की सियासत पर ये खास पेशकश अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप बताएं कि आप इस तरह के पॉलिटिकल प्रोग्राम देखना चाहते हैं। हम आपके लिए पॉलिटिकल एनालिसिस और पॉलिटिकल कहानियाँ लेकर आएंगे। ज़रूर लाइक, फॉलो और कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।